तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ CUET यूजी मार्गदर्शन प्रोग्राम के तहत हम इस सीरीज स्टार्ट की है। और इस सीरीज में कंप्लीट फिजिक्स इन कंसाइज वे, कंप्लीट बायो, कंप्लीट केमिस्ट्री कवर कराई जा रही है, जिसमें देख करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ CUET एग्जामिनेशन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, लेकिन ये पूरा कंप्लीट सारी चीज़ें इसमें नहीं है। आपको अगर DPP नोट्स एवरीथिंग, इफ यू वांट, इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट, तो यू कैन ज्वाइन अवर मार्गदर्शन प्रोग्राम, जो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में रखा गया है। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कौन कौन सी फैसिलिटीज इसमें मिलने वाली है। फिलहाल हम इस चीज़ को, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ से हमारी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। और ऑप्टिक्स अब चलेगी, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये हम चैप्टर कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9, विच इज रे ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है ये। तो लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब लाइट को लेकर के बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई है पिछले टाइम में। 16 सेंचुरी के तहत जब न्यूटन साहब थे, तो लाइट को मानते थे कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें कॉर्पस्क्यूल बोलते हैं। अब जब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर लाइट बनी है, जिन्हें कॉर्पस्क्यूल बोलते हैं, तो न्यूटन बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे। तो सब लोगों ने कहा कि सही कह रहे भाई, न्यूटन कह रहे हो तो सही बात होगी। तो न्यूटन से फिर कुछ चीज़ें पूछी गई कि सर एक बार बताओ, लाइट में हम कैसे देख पाते हैं चीज़ों को? मतलब जब हम शीशे में अपने आप को देख रहे हैं मिरर में, हम कैसे देख पाते हैं? लाइट तो पार्टिकल है। तो उन्होंने बताया कि देखो, लाइट है, छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में चल रही है, नो शक इसमें, ये छोटे छोटे पार्टिकल है। जब भी किसी भी सरफेस से टकराते हैं तो इलास्टिक कोलिजन करते हैं, जिसकी वजह से जितनी एनर्जी से आए हैं उतनी ही एनर्जी से वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन करके जितने एनर्जी से आए उतने एनर्जी से क्या चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। हमारी आंखों बात हम देख पाते हैं। और अगर किसी पार्टिकल, अगर किसी मीडियम पे लाइट के पार्टिकल टकरा रहे हैं, कॉर्पस्क्यूल्स, इस तरह से, तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्शन की वजह से इस तरफ को खींचा चलाएगा और रिजल्टेंट फोर्स नीचे मिलेगा, तो ये डेंसर में नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की। अब लोग मानने लगे कि हाँ भाई, न्यूटन साहब कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। अब इसमें दिक्कत ये थी कि न्यूटन ने कहा, एक चीज न्यूटन ने कहा जो गलत साबित थी, वो थी कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चलती है तो स्पीड क्या हो जाती है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत बात है। लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चलती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज। तो यहाँ पे न्यूटन को कितना बड़ा नाम था, कोई उसको चैलेंज करने वाले नहीं थे। तो इनके लोगों को लोगों ने माना कि भाई, कॉर्पस्कुलर थ्योरी इज द बेस्ट थ्योरी फॉर द लाइट, विच एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर आए फील्ड में एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइगेन। और हाइगेन ने कहा कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, लाइट इज ए वेव, और एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी की फॉर्म है जो वेव की तरह चलती है। अब हाइगेन इतना बड़ा नाम नहीं था उस टाइम पे, तो हाइगेन की बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया। अब धीरे धीरे हाइगेन ने कुछ चीजें प्रूव की, उसके साथ साथ हाइगेन के असिस्टेंट जैसे थॉमस यंग हुए, फ्रॉनहोफर हुए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि लाइट वेव है। तो चीजें पता लगी कि हाँ, लाइट एक्चुअल में वेव है, पार्टिकल नहीं है। तो इस चैप्टर में लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, पार्टिकल मतलब रे नेचर पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में लाइट का वेव नेचर पढ़ेंगे। उससे अगले नेचर में हमें पता चलेगा, हमारी आंखें खुलेगी, जब लुइस डिब्रोगली ने ये कहा था कि लाइट ना तो पार्टिकल है ना वेव है, दोनों है। तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी। तो अगर हम इस बात टॉपिक की बात करें, क्या क्या कवर करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, reflection through spherical mirrors, refraction of light, real depth, apparent depth, critical angle, refraction through glass slab, lens maker formula, combination of lens, refraction through prism, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन लाइट, लाइट क्या है? लाइट, नेचर हैज एंडोड द ह्यूमन आई विद द सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वह नेचर ने हमारी दी है जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंस कर सके विद इन स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कितनी रेंज है स्मॉल रेंज? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलोंगिंग फ्रॉम रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, देखो 4000 से अप्रोक्सीमेटली 8000 इज कॉल्ड लाइट। इसे लाइट कहते हैं हम, क्योंकि हमें दिखाई दे रही है। इट इज मेनली थ्रू ए लाइट एंड द सेंस ऑफ विजन दैट वी नो एंड इंटरप्रेट द वर्ड अराउंड अस। इसी से हम वर्ड को इंटरप्रेट कर पाते हैं कि भाई कौन सी चीज़ क्या है, हमें कैसे दिख रही है, लाइट की मदद से। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा सीधी चलेगी स्ट्रेट लाइन में। लाइट एग्जिबिट्स सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, ये सब लाइट के रे नेचर को शो करता है। ठीक, तो अब
पहले टॉपिक की बात करें इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? मैं लाइट incident at the plane surface like a mirror, it reflect back on the same medium at the same angle. This phenomenon is known as reflection of light. मतलब when light ray incidence on the reflecting surface then it comes back into the same medium, this phenomenon is called reflection. देखो लाइट यहाँ से टकराएगी, टकरा करके इससे टकरा करके वापस जाएगी, तो ये जो फिनोमिना कहलाता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला? रिफ्लेक्शन। और इस कंडीशन में जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। मतलब जित अगर ये 30 डिग्री पर आ रही है तो 30 डिग्री पे ही वापस जाएगी रे। जो स्पीड है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी इसकी, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, वेवलेंथ भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। रिफ्लेक्शन में हर एक चीज कांस्टेंट रहेगी, जो जैसी पहले थी वैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है। लेकिन वही अगर हम बात करें मार्गदर्शन प्रोग्राम की अपने, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमने मार्गदर्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है, इस प्रोग्राम को ये केवल 2999 की कॉस्ट का है, ज़्यादा महंगी इसकी फीस नहीं रखी हमने। इसमें आपको कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन मिलेगी, जिसमें मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स और डीपीपी, सॉल्व एग्जाम्पल बाई, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाई एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेगी। साथ साथ में एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनलाइज कॉलेज, रेस्क्यू प्लान, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें अपना मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलता तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। साथ साथ में कुछ स्मार्ट टूल्स मिलने वाले हैं, जैसे 80+ फॉरेंसिक कॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया मिलेगा, जिसपे हम ये पता लगा सकते हैं किस कॉलेज की एडमिशन डेट कब है, कितनी फीस है, कैसे एडमिशन होगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडमिशन, ये सब हम पढ़ेंगे। साथ साथ आपका कितना स्कोर आया, उस स्कोर पर कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, वो टूल हम प्रोवाइड कराएंगे। साथ में रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट, कि जैसे जैसे किसी कॉलेज में कोई चेंजेस आएगा तो हम आपको ये बताते रहेंगे। खुद प्रियांशी मैम यहाँ पे ग्रुप सेशन विद प्रियांशी मैम होगा, जिसमें लाइव इंटरेक्शन और स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप 2999 में ये कोर्स ज्वाइन कर, वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ नॉट ए कोर्स, इट इज़ ए प्रोग्राम। या इस वेबसाइट पर जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर ये बैच मार्च से स्टार्ट होकर के अक्टूबर तक चलेगा, मतलब आपका एडमिशन तक साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके एडमिशन तक रहेंगे जब तक आपका कॉलेज में फर्स्ट डे नहीं हो जाता। खैर, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये रिफ्लेक्शन था, मैंने देखा बताया कि रिफ्लेक्शन जब किस लाइट एक सेम मीडियम में टकरा करके वापस हो जाती है। अब मिरर जो होता है वो तो प्लेन मिरर था, यहाँ पे जो मिरर है स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और दूसरा मिरर कैसा होता है? कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दो टाइप के मिरर होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो जिस मिरर पे बाहर से तो मिरर होगा, जो बाहर से क्या होगा? मिरर होगा, और अंदर से क्या हुआ है? पॉलिश। अंदर से क्या हो जाएगा? पॉलिश। तो इस मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो अगर हम पोल से, ये पोल कहलाता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है लाइन ब्लू वाली, ये फोकस जहाँ पे सारी रेज मिलती है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। अब साइन कन्वेंशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन कन्वेंशन कैसे चूज करते हैं। अगर हम पोल से पीछे को चल रहे हैं, अगर हम पोल से पीछे को चल रहे हैं तो क्या आएगा? निगेटिव लेंगे। अगर हम पोल से आगे को चल रहे हैं तो क्या? पॉजिटिव लेंगे। पोल से पीछे को निगेटिव, पोल से आगे को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेंगे। ये बात याद रखना बस। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ क्या होती है? ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो लाइट आई, ये गई लाइट पैरेलल बीम, रिफ्लेक्शन हुआ, टकरा करके जिस पॉइंट से पास होगी इस पॉइंट को फोकस बोल देते हैं। द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, है ना। जैसे कि देखो ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को फोकल, अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो निगेटिव फोकल लेंथ ली जाएगी, क्योंकि कैसा मिरर है? कौन के वो मिरर है। देखो अंदर से मिरर, बाहर से पॉलिश, तो इसे हम कौन के मिरर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने देखी। साथ में यही प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया, भी इसी प्रोग्राम की चर्चा की, ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट फॉर CUET यूजी एग्जामिनेशन। ठीक, तो यहीं पे सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं और अपना कोडिंग कर सकते हैं। खैर, तो मिरर इक्वेशन, अब जो इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पे बन रही है ना, जो इमेज बन रही है वो कितनी, देखो मिरर से अगर बाहर कोई बनेगी तो सारी कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। मिरर के पीछे बनने वाली कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। ये बात है।
तो मिरर फॉर्मूला, ये इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो तो हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ v क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। v क्या हो जाएगी, देखो ये रे थी, ये सीधी गई, टकरा करके कहाँ आएगी, फोकस से जाएगी, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा के फोकस से सेकंड फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जहाँ पे काटेंगे वहां बनी इमेज। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस v होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस u होती है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ इसकी f हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो u हो गई, इमेज की डिस्टेंस v, और f इज अ फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट से इमेज जो बनी वो कितनी बड़ी बनी है, कितनी छोटी बनी, ये कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन बताता है। तो मैग्निफिकेशन है बेसिकली क्या, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट टू द ऑब्जेक्ट की हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, बड़ी बनेगी। m लेस देन 1 है तो कैसी बनेगी, डिमिनिस्ड बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। ओके, तो देखो उसकी इमेज बनाई हमने, ये एक टेलीफोन रखा है यहाँ पे, मोबाइल फोन, यहाँ से पहली थे पैरेलल टू प्रिंसिपल, टकरा के फोकस से तो वहां बनी कहीं, उसकी यहाँ बनी सेंटर से सेंटर पे। तो हम ये इस तरह से इमेज बन जाएगी। कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है, दिस इज द रियल इमेज। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों की कि किस तरह से इमेज बनती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब बात आती है किसके, लाइट के रिफ्रैक्शन की। अभी तक हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पास कर रहे थे, पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट सेम मीडियम में टकरा करके सेम मीडियम में चली जाती है। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो क्या है, मैंने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट obliquely ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। देखो ये ऊपर वाला मीडियम, नीचे एक मीडियम को कहते हैं रेयर मीडियम, दूसरे मीडियम को बोलते हैं क्या, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम टू दी डेंसर मीडियम, इट्स डायरेक्शन चेंजेस एट द सरफेस। अब इसकी डायरेक्शन सरफेस पे टकराते चेंज हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम यहीं पे बात करें, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, तो ये लाइट देखो यहाँ से आई, ये इंसिडेंट होती है, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, और नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाएगी। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे चली जाएगी। ठीक, तो यही पे है। अब इसी कंडीशन में देखो क्या क्या चीज़ें हो जाती है। स्नेल ने अपना लॉ दिया कि किस तरह से लाइट वेरी कर रही है। तो सिंपली जो साइन एंगल ऊपर वाला है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन से। तो जहाँ पे आई बन रहा, याद रखो जहाँ पे आई बन रहा, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 नीचे का, N1 ऊपर का, जहाँ पे आई आई देखो ऊपर बन रहा है इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल कहाँ पे बन रहा है, नीचे। तो आई ऊपर, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाला लेंगे, आर नीचे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाला लेंगे। तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर ऊपर वाला लेंगे, आई कहाँ बन रहा, ऊपर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा लेंगे भला, नीचे वाला, मतलब N2 और नीचे N1। इस तरह से N1 है वैक्यूम का, N2 मीडियम का। मीडियम जैसे कि डेंसर मीडियम कौन कौन से होते हैं, जिनके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, जैसे गिलास, वाटर, ETC, दीज आर दी डेंसर मीडियम। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N1, और इसे हम N1 को वहाँ ले जाओ, N को यहाँ ले जाओ, तो N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। ये स्नेल लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो देखो इसी में हमने क्या किया है, N2 अपॉन N1, C अपॉन V2, C अपॉन V1, इसे कट कटा के ये N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। कैसे, देखो अगर हम यहाँ पे लाइट को एंटर किया, ऐसे गई लाइट, नॉर्मल की तरफ को बैंड हो गई ऐसे, तो यहीं से वापस जा रही है मान लो, तो आई ये रहा, आर ये रहा, तो पहला N1 है, ये क्या है N2, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, 1N2। ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे, जब डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट रे, तो नीचे से ऊपर साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2N1। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या मिलेगा, N to 1 इक्वल टू 1 2N।
1 वो n 1 2। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कि लाइट जिस पास से आए उसी पास से वापस जाएगी। देखो इस रास्ते से आ रही है, टकरा के इसी रास्ते से वापस जाएगी। ठीक, तो इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या चीज चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। इफ n2 लेस देन n1 देन r लेस देन i, रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब अगर डेंसर मीडियम है, मतलब देखो ये मान लो n2 है, ये n2 है, n1, अगर n1 ग्रेटर देन n2 है तो लाइट क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया ना, लाइट क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो ये लाइट यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, ये इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन को यूज करते हैं। हमने गिलास में पेंसिल डाली, पेंसिल टूटी हुई सी लगती है, जब हम कोई सिक्का डालते हैं, सिक्का अपनी जगह से ऊपर को उठा हुआ दिखता है, क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। तो व्हेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, the emergent ray is parallel to the incident ray and there is no deviation but ray suffers lateral displacement। ये ग्लास स्लैब है, इसमें लाइट रे एंटर करती है, देखो यहाँ। अब जैसे रेयर से डेंसर हो जाएगी, नॉर्मल खींचा, नॉर्मल की तरफ को बैंड हो गई, देखो ये हो गई। फिर नॉर्मल खींचा, नॉर्मल से अबे चली गई ऐसे, क्योंकि हाँ डेंसर से रेयर में। अगर लाइट ये ग्लास स्लैब ना होती, लाइट का पास सीधा होता, बिल्कुल ऐसे जाती लाइट, इस रास्ते की जाती, लेकिन लाइट बेंड होने की वजह से यहाँ से जा रही है, तो ये जो गैप आया बीच में, ये वाला गैप, इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लेटरल डिस्प्लेस हुई लाइट, लेटरली डिस्प्लेस हो गई लाइट अपने पाथ से शिफ्टिंग, जैसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखो ये लाइट रे आ रही, यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये आई, ये आर, और ये एंगल कितना हो जाएगा? देखो टोटल एंगल भी आई हो जाएगा ये। तो अंदर वाला कितना बचा वाला? आई माइनस आर, टोटल में से घटा दो। अब ये आई है, यहाँ से हमने देखा, फिर ये रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ये इमर्जेंट एंगल हुआ। अब अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ए एम बी, ट्रायंगल ए एम बी, तो ए एम बी, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? ए बी सी, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बी सी को लेकर ट्रायंगल है ना, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहीं से हमने देखो डेल टेक्स करके यहाँ लेके जाएंगे से इसकी वैल्यू टी अपॉन कॉस आर रखी, टी थिकनेस है ग्लास स्लैब की, फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी को चूज किया, साइन ए अपॉन साइन आर, ए बी साइन ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू ऊपर पुट करी, तो हमें क्या मिल जाएगी? लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला डायरेक्टली मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इंटू टी। ये वाला देखो लिखा है साफ साफ, हमने ट्रायंगल लिया पहले, ये वाला बड़ा वाला ए एम बी, इसमें हमने साइन आई अपॉन साइन आर लगाया, उसका रेक्टेंगल ले लिया। ऐसे सर्कल इल्यूमिनेशन होता है। सेकंड एप्लीकेशन सर्कल इल्यूमिनेशन क्या होता है कि कोई स्विमिंग पूल है, उसके नीचे एक बल्ब जला रखा हमने, तो लाइट जब बाहर को देखोगे तो अंधेरे में, तो पूरे स्विमिंग पूल जब लाइट बाहर नहीं निकलेगी, एक कुछ रीजन तक बाहर निकलेगी सर्कुलर फॉर्म में, बाकी तो ये टीआईआर को फॉलो करके अंदर ही रह जाएगी। बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विद वाटर अपीयर्स टू बी रेज व्हेन व्यूड अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। देखो ये नीचे ऊपर को उठा हुआ दिखता है, ये है यहाँ पे, दिखाई यहाँ पे दे रहा है बॉटम ऑफ टैंक ऊपर, है ना। तो ये क्या होता है? ये इसका हेडिंग गलत हो गई, यहाँ पे हेडिंग आनी चाहिए बॉटम बॉटम ऑफ टैंक रेस्ड, है ना, ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से। रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ में क्या होता है? रियल डेप्थ का मतलब कोई कॉइन पड़ा है, कॉइन को देखेंगे तो अपनी जगह से ऊपर उठा हुआ दिखेगा, तो कॉइन की रियल डेप्थ तो ये है, देखो नीचे वाली है। अपरेंट डेप्थ यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है, ये अपरेंट डेप्थ हो जाएगी ऊपर ऊपर की ओर। तो अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है आई, ये बनाया था देखो, पहली रे सीधी, दूसरी रे टेढ़ी, तो यहाँ से एंगल आई, ये एंगल क्या हो जाएगा? तो ये भी आई, एंगल आर, ये भी आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे हम। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो n21 इक्वल टू रियल डेप्थ टू द अपरेंट डेप्थ विच इज n2 अपॉन n1 या t अपॉन t1। शिफ्ट जो होती है दोनों के बीच की रियल डेप्थ इक्वल टू t अपॉन t1, t इक्वल टू t अपॉन n, तो 1 माइनस के 1 अपॉन n टू टी, या शिफ्ट हो जाएगी 1 माइनस के 1 अपॉन n टू टी। n क्या चीज होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये याद कर लेना तुम, और t क्या होती है? थिकनेस। मैं डेरिवेशन में ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहा, मतलब मैं नहीं दे रहा जानबूझ के, कारण क्या है? क्योंकि डेरिवेशन का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, CUT UG में, IIT JEE में
तो तुम कह सकते हो कि डेरिवेशन के थ्रू क्वेश्चन नहीं होंगे, तो तुम्हें केवल एक रिजल्ट याद रखने हैं जो लास्ट में रिजल्ट आ रहे हैं भाई, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। अब बात आती है एक ऐसा फिनोमेना की कि जब लाइट डेंसर मीडियम में रखी है और हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे बाहर ना निकल के अंदर ही बैंड हो जाती है। ऐसे फिनोमेना को हम TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इसी TIR की मदद से, बदौलत, ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। हमारे घरों में इंटरनेट आ रहा है, तुम देख रहे हो अपने मोबाइल में या टैब में या लैपटॉप में कुछ भी वीडियो यूट्यूब चला करके, तो वो इंटरनेट की वजह से ही देख पा रहे होंगे। डायमंड चमकता है रात के अंधेरे में, तो हल्की सी लाइट मारो डायमंड में, कितनी तेज चमकता है, TIR की वजह, क्योंकि लाइट अंदर ही ट्रैप हो जाती है। ऑप्टिकल फाइबर इस पर वर्क करता है। मिराज, कभी कभी रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें लगता है, दूर से देखते हैं तो कि पानी का तालाब है, पास जाके देखते हैं वहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है वो मिराज। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही सब कुछ हो पाता है। तो व्हेन ए ray of light passes from denser medium to rarer medium, the angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 डिग्री। देखो यहाँ से पहली रे सीधी चली गई तो बाहर निकल गई, दूसरी टेढ़ी के देखो ये, तो क्या कौन सा एंगल बना, इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। अभी तो TIR नहीं है ये। फिर आगे हो गया, तो हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंस एंगल जो क्रिटिकल एंगल बन चुका है, उस पर ये लाइट रे इसके ऊपर ग्रेस कर गई। क्या कर रही है, ग्रेस कर गई। अब अगर तुम एंगल जरा सा भी बढ़ा दोगे तो लाइट बाहर ना जाके अंदर ही बैंड हो जाएगी। इसी फिनोमेना को TIR नाम दिया गया है। और द क्रिटिकल एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री, द क्रिटिकल एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड, वो द इंसिडेंस एंगल, द इंसिडेंस एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, है ना। और इसका फॉर्मूला सिंपल, अगर हम स्नेलो लगाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1/n, और आई तो साइन सी है, आर की वैल्यू 90 है, तो 1/n ये बन जाएगा। अगर आउटसाइड क्या हो, डेंसर मीडियम हो, अगर आउटसाइड डेंसर मीडियम है तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन रेयर अपॉन एन डेंसर, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, और यहाँ से हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब TIR जो होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके कुछ कंडीशन है, ये थोड़ी कि कभी भी हो जाएगा। TIR की कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ TIR क्या होगा, इंसिडेंस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तो TIR होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम से लाइट निकलनी चाहिए बाहर, डेंसर मीडियम से लाइट बाहर निकलनी चाहिए, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो अगर मैं वही बात करूँ, रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन रेज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। देखो लाइट जा रही है, ये गई, एंगल जो इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल है, तो अंदर ही बैंड हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। इसे हमने TIR का नाम दिया है। तो कंडीशन ऑफ TIR लिखी है मैंने बताया अभी, तो देखो यहाँ से लाइट इंसिडेंस गई, इस कंडीशन में जो क्रिटिकल एंगल है थीटा में लेस देन है थीटा 2 से, ये क्रिटिकल एंगल अभी भी लेस देन है, ये इक्वल टू हो गया थीटा के, लेकिन यहाँ क्रिटिकल एंगल लेस देन इंसिडेंस एंगल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये है क्रिटिकल एंगल, ये है इंसिडेंस एंगल, बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंदर ही बैंड हो जाएगी, TIR टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसका एप्लीकेशन, ऑप्टिकल देखो सड़क पे चल रहे हैं, बाहर देखो पानी सा लग रहा है, जबकि पानी नहीं है रियल में, जब तुम बाहर जाके देखोगे तो फिर सड़क आ जाएगी, और आगे चलोगे फिर पानी सा लगेगा, तो ये मिराज है। इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व्ड इन द डेजर्ट और हॉट समर डेज, ड्यू टू विच पर्सन सीज अ पॉन्ड ऑफ वाटर सम डिस्टेंस अहेड ऑफ हिम, विच द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन्वर्टेड, इट इज ड्यू टू TIR, है ना, ये भी टोटल इंटर। ऐसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड जो चमकता है जैसे हीरा चमक रहा हो, है ना, कोयले की खान में, एक गाना सुना है ना सबने, तो इसी से चमकता है हीरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR ऑफ लाइट, क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड एयर इज वेरी स्मॉल, 24 डिग्री सेल्सियस, वो 24 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल। वंस द लाइट एंटर ए डायमंड अंडरगो ए TIR, कटिंग द डायमंड सुटेबली मल्टीप्लाइड TIR रिफ्लेक्शन कैन बी मेड टू अकर। अगर तुम डायमंड को सही से कट कर दोगे, ऐसे कट करते हैं ना, तो और ज़्यादा TIR होगा, तो ज़्यादा रोशनी निकलती है। तो देखो ये आ रहा है, लाइट गई ऐसे, यहाँ से लाइट जाकर के अंदर ही ट्रैप हो गई, ये हो गई ट्रैप, ये बाहर निकाल दी इन्होंने यहाँ से। ऑप्टिकल फाइबर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल फाइबर क्या, एक डिवाइस जो TIR पे वर्क करती है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, दीज आर मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास और क्वार्ट्स। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर, क्लैडिंग एंड बफर। देखो अंदर क्या होता है, कोर, क्लैडिंग, और ये बफर हो जाता है बाहर का केस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज हाइयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, मतलब एन कोर ग्रेटर देन एन क्लैडिंग।
ये होना जरूरी है, तभी TIR होगा, वरना TIR तो नहीं होगा, है ना। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है ना, तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, अगर हम इसे ध्यान से देखें, when a light signals enters the fiber at a suitable angle, it undergoes repeated TIR along the length। देखो यहाँ से लाइट गई, ये से टकराई, ऐसे जा करके फिर ऐसे जा करके ऐसे, ये टोटल क्या है, TIR हो रहा है। अब इस TIR की वजह से, सिंस TIR देयर इज नो अप्रिशिएबल लॉस इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दीज आर कॉल्ड लाइट पाइप्स। इसमें कोई इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता, जिस एंगल से आ रही है उस एंगल पे वापस जाती है, और जितनी आ रही है उतनी ही चली जाती है लाइट रेगुलरली। तो एंगल का तो लॉस होने का मतलब ही नहीं बनता इसमें, है ना। लेंसेज, लेंस क्या होता है, ए थिन लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाई टू सरफेस। देखो ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ऐसे ये कॉनकेव, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस आर डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस, है ना। कॉनकेव, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग, कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोल देते हैं। ये लेंसेज के प्रारूप है। अब जैसे कोई लेंस बनाया हमने यहाँ पे, और यहाँ से ये, तो उसका ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके दो सरफेस, सरफेस 1, सरफेस 2, एक फोकस यहाँ पे होगा F1, और यहाँ पे फोकस हो जाएगा कितना, F2, है ना। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर बीच वाला इसका। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, कोई स्फेरिकल सरफेस है, देखो ये ना, इसके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, बाहर वाले का कितना है, N1, अंदर वाले का कितना है, N2। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है। अब जो रेस चल रही है, जिससे टकराएंगी सरफेस से, नॉर्मल की तरफ को बैंड होगी। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, सी पे जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ को बैंड हो, तो रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ये इंसिडेंस एंगल हो गया। आई होप यू गॉटिंग माई पॉइंट। ये अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो। अब इसकी कुछ एजम्पशन होती है कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट शुड बी देयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, ये पूरा ग्लास सरफेस है, तो ये कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं भला, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। ये क्या होता है भला, पोल होता है। यहाँ से आता है डिस्टेंस को u, यहाँ से आते को v, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो गई। तो अगर हम इसकी बात करें, तो देखो ये फिगर बना हुआ है, तो हमने क्या लिया, पहले ट्रायंगल ले लिया, ये अल्फा निकालने के लिए एन पी अपॉन पी यू, ये एन पी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो एन पी अपॉन पी यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे बीटा के लिए यहाँ से लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन पूरा बेस बी, गामा के लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस ये वाला। तो अब यहीं पे अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1, या इन्होंने म्यू वन मान रखा है, तो म्यू वन आई म्यू टू आर, क्योंकि आई एंड आर स्मॉल एंगल है, और स्मॉल एंगल है तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट आई वन, म्यू नॉट आई टू, म्यू टू आई आर। तो आई की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, देखो आई क्या है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, तो अल्फा प्लस गामा के बराबर। ऐसे ही गामा किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, इंटीरियर तो आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा। आई और आर दोनों निकल के दोनों की वैल्यू ऊपर पुट करनी है, तो म्यू नोट अल्फा प्लस गामा, म्यू टू गामा माइनस बीटा, हमने इन दोनों को इक्वेट किया, और ये वाली वैल्यू टेन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पर रखी, हमने पुट करी, तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आया निकल के। जब लाइट कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वैन ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, तब के लिए वैलिड है। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में हुआ, तो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होने के लिए एन म्यू वन को रिप्लेस कर देंगे म्यू टू से, म्यू टू को रिप्लेस कर देंगे म्यू वन से, ठीक है, बस इतना अंतर है। लेंस मेकर फॉर्मूला, देखो जो इंडस्ट्री में लेंस बनाए जाते हैं उसके लिए भी एक फॉर्मूला इजाद किया गया है, जिसका नाम क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा, यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से एक, यहाँ पे इमेज बनेगी फाइनल आई। तो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/f इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ये है, जहाँ n क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर अगर लेंस की निकालनी हो, तो पावर होती है P विच इज़ 1/f के बराबर हो जाएगी, और 1/f हमें दे रखा है
कितना दे रखा है, n-1 ब्रैकेट, ये सब हमें गिवन है। ठीक है बात। सेकंड केस, अगर इस लेंस को किसी ऐसे मीडियम में डुबो दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, इफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लेंस इनविजिबल हो जाएगा, इनविजिबल दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है। तीसरा केस, इफ n ऑफ मीडियम ग्रेटर देन है n लेंस से, तो लेंस अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। कन्वर्जिंग लेंस क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग क्या बन जाएगा, कन्वर्जिंग। ठीक है। अगर लेंस को कट कर देते हैं बीच में से, जब लेंस को कट करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, वर्टिकली कट करते हैं तो पड़ता है। पावर ऑफ लेंस यहीं से आ जाती है, देखो पावर ऑफ लेंस इट इज ए मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। भाई कोई लाइट रे कितनी कन्वर्ज हो रही है, कितनी डाइवर्ज हो रही है, पावर डिसाइड करती है लेंस की। पावर को पी से डिनोट करते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल बाई विच एंगल कन्वर्ज, ये तो चलो ही। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, मतलब पावर इक्वल टू 1/f या 100/f। यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर लिखा भी होगा। द डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। अगर दो लेंस को हम एक साथ कॉन्टैक्ट में रखते हैं, थिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जिन्हें बोलते हैं थिन लेंस, तो देखो ये एक लेंस है L1, एक लेंस है L2, दोनों को कंबाइन किया तो दोनों के इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला रखा हमारे पास 1/f1 प्लस 1/f2। पहले से इमेज बनेगी यहाँ पे, ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, फिर फाइनल इमेज यहाँ बनेगी। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये रियल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ रखी है, दिखाई यहाँ देगी। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अब कोई प्रिज्म है उससे 7 कलर बाहर निकलते हैं, है ना। अगर कोई लाइट रही, देखो व्हाइट लाइट है, एंटर करती है प्रिज्म में तो 7 कलर्स में डिवाइड होगी। ये एंगल इंसिडेंस, ये एंगल इमर्जेंट, ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और दोनों रे को मिलाएंगे तो एंगल कौन सा मिला, डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। तो विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर। विबग्योर में वी क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, और वेवलेंथ क्या हो जाती है, मिनिमम। जबकि रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इस तरह से इसका काम चलता है। ठीक। तो यहीं पे देखो ये प्रिज्म का दे रखा है, यहीं पे I-R ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बराबर लेकर के इन्होंने कंप्लीट किया। और यहाँ से हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया ये वाला, डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा। डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म जो 60 डिग्री होता है जनरल केस में, और IR। डेविएशन एंगल ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, डेविएशन के साथ साथ इंसिडेंस एंगल किस तरह से वेरी कर रहा है, इसके ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब डेविएशन एंगल प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट किया गया, n2/n1 साइन आई अपॉन साइन आर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2। ये मेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका। अब बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं उन्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है प्राइमरी 2 टाइप होते हैं, एक तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये रहा विजुअल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा फोटोग्राफिक प्लेट के लिए कैमरास और एनालाइजिंग करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर्स, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। While the studying optical instrument like microscope, telescope, we should know some of the basic definition. The nearest point at which the object seen clearly is called near point. The distance of the near point from eye is called least distance of distinct vision 25 सेंटीमीटर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास ला करके देखते हैं, हमें दिखाई नहीं देगी, मतलब धुंधली दिखेगी। तो हमारा जो एक क्लियर विजन है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है, उससे पास का नहीं देख सकते। इसे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फार्थेस्ट पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, हम कहीं तक के भी देख सकते हैं, तो फार्थेस्ट पॉइंट तो इन्फिनिटी हो जाएगा। विजुअल एंगल, जो एंगल हमारी आंखें बनाती है ऐसे, भाई ये ऑब्जेक्ट है एक सीधी एक टेढ़ी, तो हमारे आंख जो एंगल बना रही है सीधी टेढ़ी, आंख जो एंगल बना रही है विजुअल एंगल कहते हैं। तो देखो विजुअल एंगल क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यही विजुअल एंगल निकल करके आता है इसका। अब देखो ये हमारी आंख है पूरी की पूरी, ये पपिल होता है, रेस होता है, कॉर्निया होता है इसमें, विट्रस, ये रेटिना होता है, यहाँ पे इमेज बनती है, ये मैक्युला होता है। ऐसे ही सिंपल माइक्रोस्कोप देखो ये ना, इसकी वजह अगर मैं इसके फॉर्मूला लिखूँ मैग्नीफिकेशन का, तो इसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 + k/d/f, किसके लिए, स्ट्रेन्ड आई कंडीशन के लिए, और m = d/f किसके लिए,
रिलैक्स आई के लिए। तो ये देखो, ये थी ऑब्जेक्ट, ये रखी, ये यहाँ पे बनी, रह गई, कहीं मिलेगी नहीं, तो पीछे को बढ़ाया, हमने एक्सटेंड किया, तो हमें पेंसिल की बड़ी इमेज बन गई, रियल इमेज। तो इसे बोलते हैं कौन सा, वर्चुअल इमेज। रियल तो पीछे बनती है ना, वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे तो इसकी। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो, लास्ट हमारे पास ये चलता है, एक ऑब्जेक्टिव या आई पीस है, और हम यहाँ पे इसे यूज़ करके एक इमेज बनाते हैं, जिससे हम बहुत छोटी ऑब्जेक्ट को देखें, जो हमें दिखाई नहीं भी दे रही, उसे देखते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ हमारे पास, कॉनकेव मिरर फॉर्म से रियल इमेज ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, -30, और इमेज फॉर्म एट वी कितना हुआ, 60। फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा देंगे। 1/f कितना है, 1/v 60 माइनस 1/30, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 60, हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एलसीएम, अब बचेगा 1 माइनस के 2, आएगा 60 सेंटीमीटर बाई 2, 30 आ जाएगा, तो इसका 30 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे TIR क्या होता है, जब लाइट कहाँ से जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर, तो TIR अगर होता है। और यहीं पे एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फॉर्मिंग इमेज 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, तो फोकल लेंथ कितनी गिवन है 10, इमेज कितनी गिवन है 15, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f कितना 1/10, 1/15 प्लस 1/u, तो 1/u कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये 3 माइनस 2, तो आ जाएगा इसका 30 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी वीडियो कंप्लीट कर, मार्गदर्शन प्रोग्राम के बारे में मैंने बता ही दिया, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसे ज्वाइन करेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। CUT UG वालों के लिए 2 ट्रिपल की फीस है, इसे ज्वाइन करके आप इनरोल कर सकते हैं। तब तक के लिए विश ऑल द वेरी बेस्ट।